हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप सबके सामने अ, भारतीय संविधान की कुछ प्रस्तावना के विषय में चर्चा करेंगे। आइए प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले संविधान क्या है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान के बिना भी संविधानवाद संभव है। संविधान और संविधानवाद सामान्यतः साथ साथ चलते हैं। संविधानवाद के लिए संविधान अनिवार्य नहीं है। संविधान के लिए संविधान अनिवार्य नहीं है तात्पर्य, क्योंकि जो संविधान प्रत्येक देशों में है, लेकिन संविधानवाद वह कुछ देशों में है। जैसे भारत का जो संविधान है उसका दर्शन केवल 4 चीजों में पाया जाता है। पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा डीपीएसपी, अब चौथा फंडामेंटल राइट जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। आगे बात करते हैं, एक एक चीज पर हम बात करते जाएंगे। इस तरह से देखते हैं कि हम किस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में चर्चा करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दर्शन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रायोरिटी में पाया जाता है, यानी नीति निदेशक के सिद्धांत। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब चिंता मत करिए, एक एक शब्द को डिफाइन किया जाएगा। पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की परिभाषा क्या है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप एवं संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, जहां जहां आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा वहां प्रीएम्बल जो है वह लिखित संविधान की विशेषता होगी। अलिखित संविधानों में प्रस्तावना नहीं होती है। प्रत्येक निम्नलिखित संविधानों में भी प्रस्तावना का होना अनिवार्य है। प्रस्तावना, सबसे बड़ी बात, उसके 4 छोटे छोटे शब्द अगर हमें लिखने हो तो उद्देश्य और आदर्श, भूमिका या आमुख, तिथि, शासन प्रणाली का स्वरूप। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। इसी तरीके से संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा लिखित हो, एक संहिताबद्ध तरीके से हो, वह लिखित संविधान कहलाता है। वह संविधान
जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित हो, अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में हो, वह अलिखित संविधान कहलाता है। इसी तरीके से उद्देशिका में भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं अपितु उद्देशिका शब्द कहा गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, प्रस्तावना नहीं रखी, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने, आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में प्रस्तावना की मान्यता दी गई, यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। आइए अब हमने कहा था पहले कि हम एक एक शब्द की चर्चा करेंगे। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, शब्द पर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिएम्बल, यानी प्रस्तावना की जो संकल्पना है, टेकन बाय अमेरिका यानी यूएस से। जो हमारे प्रस्तावना की संकल्पना है, इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो क्या बातें हमने यहां से सीखी? सबसे पहला कि प्रस्तावना कहीं भी लिखित नहीं है बल्कि उद्देशिका है। कैसे आया? उद्देश्य प्रस्ताव से आया। किसने पारित किया? पंडित नेहरू ने किया। और कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यानी संकल्पना कहाँ से आई? तो यूएसए से आई। इसकी भाषा और विषय वस्तु कहाँ से आई? तो ऑस्ट्रेलिया से आई। आगे हम संविधान के 4 प्रावधान, देखिए बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के सभी चीज 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, लेकिन 26 नवंबर को विगत वर्षों में संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसके मद्देनजर कुछ प्रावधान, संविधान के कुछ मुख्य प्रावधान 26 नवंबर से लागू हुए थे, जिसमें सबसे पहला था नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता। दूसरा अंतरिम संसद। तीसरा निर्वाचन अथवा चुनाव। चौथा संक्रमणकालीन प्रावधान। अब हम प्रस्तावना की मुख्य बातों पर आते हैं। सबसे पहले सत्ता का स्रोत, जनता। सत्ता का स्रोत जनता। लोक प्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेटी, विचार कहां से आया? रूसो, जनक है। सत्ता का स्वरूप कैसा होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक एक शब्द पे चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता। सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि सत्ता का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वह फ्रांस दार्शनिक रूसो, जिन्होंने कहा था वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। वॉइस ऑफ पीपुल इज वॉइस ऑफ गॉड, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। क्यों भारत के संविधान में लोक प्रभुता है? प्रश्न उठना चाहिए, क्यों भारत के संविधान में लोक प्रभुता है? यद्यपि लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है। हम भारत के लोग शब्दों से होती है तात्पर्य, अर्थात इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित वर्ड्स के साथ होता है, जिसे यह स्पष्ट पता चलता है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने, लागू करने और इस देश को सौंपने का कार्य भारत के लोगों ने किया। अतः इससे साफ पता चलता है कि भारत का संविधान लोक प्रभुता को मान्यता देता है। अकॉर्डिंग टू केसीवियर साहब कहते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है। आइए इनके विचारों को देखते हैं। केसीवियर साहब कहते हैं कि संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। इसका गठन कैसे हुआ?
अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ से हुआ? प्रांतीय विधानमंडल द्वारा। प्रांतीय विधानमंडल द्वारा में कौन थे? तो उसमें संपत्ति और शिक्षा के आधार पर वोट दिया गया था, यानी धनी और शिक्षित वर्गों का एक समूह था, यानी 10% लोगों के द्वारा यह संविधान सभा गठित की गई है। लेकिन अब हम इनके तर्कों का खंडन करेंगे। आइए देखते हैं। केसीवीआर साहब ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की मीमांसा करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि भारत के संविधान में और प्रस्तावना में लोक प्रभुता की संकल्पना का अभाव है। इसकी व्याख्या करते हुए केसीवीआर साहब लिखते हैं कि भारत के संविधान का निर्णय संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, प्रावधानों के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया कि भारत के आधार पर भारत के संविधान सभा का गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत की संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। उस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू नहीं थी और मताधिकार केवल सीमित व्यक्तियों को प्राप्त था। मताधिकार का आधार शिक्षा और संपत्ति थी, जैसा हमने ऊपर शॉर्ट में बताया था। लेकिन हम जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें हमें कहा जाता है कि हम पक्ष विपक्ष निष्कर्ष, ऐसा होना चाहिए कि अगर हम पक्ष में बोले तो हमें कोई ये न कहे कि हम इनके जैसे हैं, हम विपक्ष में न बोले तो कोई हमें ये कहे कि इनके जैसा विरोधी कोई नहीं, और निष्कर्ष निकाल करके समस्या का समाधान देने का प्रयास करेंगे। आइए आगे चलते हैं। केवल धनी और शिक्षित व्यक्तियों को ही वोट डालने का अधिकार था। प्रांतीय विधानमंडल में धनी और शिक्षित वर्ग क्यों आए? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल धनी और शिक्षित वर्ग को ही वोट डालने का अधिकार था, इसलिए आए। इसी आधार पर केसीवीआर साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्दावली केवल एक भ्रम है तथा भारत के संविधान में लोक प्रभुता नहीं है। आइए देखते हैं इनका विचार कहां तक सही है। केसीवीआर साहब कहते हैं कि भारत के संविधान को लोक प्रभुता पर आधारित नहीं माना जा सकता। अनेक तर्क इसकी पुष्टि करेंगे कि नहीं माना जा सकता है। हमें खंडन करना है। अरे भाई, इतनी बड़ी संविधान पर आक्षेप लगाया जा रहा है तो खंडन तो करेंगे ही। आइए, 1952 में भारत में पहला आम चुनाव, यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हुआ, यानी कि भारत की प्रत्येक जनसंख्या जिसकी उम्र 21 वर्ष है वह वोट डाल सकता है। इस चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य उम्मीदवार थे और कुछ अपवादों को छोड़कर उनमें से अधिकांश ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। जब भारी बहुमत से जीत हासिल की वही प्रांतीय विधानमंडल जो धनी और शिक्षित थे, तो ये तर्क तो गलत हुआ, क्योंकि वो जीत भी तो हासिल किए। अब हम भारत के लोग के बीच उनकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है, पॉपुलैरिटी को दिखाता है, जिससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि वो जनता के प्रतिनिधित्व थे। वीयर का तर्क इस रूप में भी गलत है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को मान्यता दी गई, जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, नियतकालिक चुनाव आदि की व्यवस्था है। यह सर्वविदित है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, और चूंकि लोकतंत्र जनता का शासन है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपुल, तो लोकतंत्र के होने का अर्थ है लोक प्रभुता का होना। अतः केसीवीआर का तर्क गलत है। भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। आइए अब हम देखते हैं सत्ता का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप में हमने बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। हमने पहले ही कहा था कि संविधान के एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से होता है जिसके आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। एक ऐसा देश जो अपना आंतरिक मामला और बाह्य मामला स्वतंत्र निर्णय लेने का शक्ति रखता हो। जैसे एक परिवार है और उस परिवार का मुखिया, जैसे मान लीजिए कि मेरा अपना परिवार है और मेरे परिवार का पिता अपने घर के अंदर के मामले और घर के बाहर के मामले कि घर के सदस्य किससे संबंध रखेंगे नहीं रखेंगे, घर के अंदर की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, यह सब कुछ उस मुखिया पर निर्भर हो, उस परिवार के सदस्यों के मतों के विचारों के अनुरूप निर्भर हो, तो वह क्या होता है, आंतरिक और बाह्य मूल्य देश में निर्धारित होते हैं। ठीक है। आंतरिक शक्ति अब देश की राष्ट्र की स्थिति में देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बाह्य मामला यानी विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए, मित्र शत्रु का निर्धारण स्वतंत्र होना चाहिए, संधि पर हस्ताक्षर स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन के वर्तमान दौर में अर्थात भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में अनेक कारणों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का विचार अप्रासंगिक होता जा रहा है। आज विश्व के देशों के बीच संपर्क तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं। भारत विश्व सहित अन्य देश के इन मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। उसका कारण है, क्या कारण है भाई? अगर पर्यावरण का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा, इसके कारण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का विचार अपना महत्व खोने लगा। और जाहिर सी बात है, यदि भारत ने पर्यावरण के लिए अपने यहाँ कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करने लगा तो पूरी दुनिया पर संकट आएगा। और हमारे भारत की सबसे अच्छी स्थिति है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो जब संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है तो हम अपने परिवार को संकट में कैसे डालेंगे? इसके लिए हमारी पर्यावरण का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, इसको हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। कुछ लोगों का तर्क है कि इसको हम वैश्विक स्तर से निर्णय लेते हैं इसलिए हमारी संप्रभुता खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत इस निर्णय में स्वतः शामिल है और स्वतः निकलने का अधिकारी है। वह अपने हितों को देखते हुए इसमें शामिल हुआ है, अपने अहित के लिए नहीं हुआ है। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, वर्ल्ड बैंक हो, जैसी अन्य संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो अथवा G20 हो, ये अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके कारण भी यह माना जाता है कि भूमंडलीकरण के दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श खो जा रहा है। किंतु भूमंडलीकरण के दौर में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जाएगा। क्यों भाई? अरे अब भारत के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या की सारी स्थिति को संपन्न कर ले, तो अन्य देशों से संबंध तो बनाने पड़ेंगे ना। तो संबंध बनाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश जो है वह कुछ अपवादों को छोड़ दे तो आज भी अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। जहां तक WTO और IMF जैसी संस्थाओं की सदस्यता और इससे संप्रभुता के प्रभावित होने का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि भारत ने स्वेच्छा से इन संस्थाओं का सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि इससे भारत का राष्ट्रीय हित पूरा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में या भारत की जो शासन प्रणाली है वो तनाव में आकर, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का हित है। इस हित को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति इन संस्थाओं की सदस्यता से बड़े पैमाने पर बाधा आएगी और भारत स्वेच्छा से इनकी सदस्यता छोड़ सकता है और ग्रहण कर सकता है। यह संप्रभुता का विरोधी नहीं है। हमने पहले शब्द का विस्तृत वर्णन किया। अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं, समाजवादी। समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिज्म एज ए विचारधारा, समाजवाद एक विचारधारा यानी विचारों का समूह है।
अंडरस्टैंड, यानी ग्रुप ऑफ थॉट्स है। समाज के तत्व जिसमें हैं, जैसे संपत्ति का समाजीकरण, समानता में विश्वास और मजदूर या वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण विहीनता। विचारधारा व्यवहार में समाजवाद के दो रूप, पहला मार्क्सवाद या साम्यवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवाद जो है उसका जो साधन और रास्ता है वो वर्ग संघर्ष है, उच्च का नीच से लड़ता, मध्यम वर्ग निम्न वर्ग से लड़ना, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग से लड़ना, मतलब वर्ग संघर्ष है। दूसरा क्रांति है, जो मार्क्सवाद है वह क्रांति का पक्षधर है। तीसरा हिंसा में विश्वास है, और भारत तो ऐसा देश है जहां अहिंसा परमो धर्म, जहां अहिंसा में विश्वास किया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद में यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? वहां अहिंसक साधन होता है, वहां चुनाव होता है, वहां संसद का कानून होता है, वहां योजनाबद्ध विकास होता है। आइए भारतीय समाजवाद का अर्थ समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन सोशलिज्म इज नॉट सोशलिज्म, मार्क्सवाद और साम्यवाद। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है। क्यों? आगे चर्चा करेंगे। अर्थात भारतीय समाजवाद का स्वरूप अनोखा और विशिष्ट है। DS नकारा केस 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित तत्व बताए हैं। आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना, विभिन्न रूपों में शोषण को समाप्त करना। इस प्रकार भारतीय समाजवाद का मुख्य संबंध सरकार की समानतावादी नीतियों से है। संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण का मुद्दा इसके केंद्र में नहीं है। भारतीय समाजवाद इस बात पर बल देता है कि सरकार की नीतियां समानता पर आधारित हों और वे मजदूरों और वंचितों के पक्ष में हों। अब लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का अनिवार्यतः विरोधी नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद में सार्वजनिक और निजी संपत्ति का यह अस्तित्व संभव है। अतः भारतीय समाजवाद का स्वरूप व्यवहारिक और इसके केंद्र में समानता का विचार है, संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण का विचार नहीं है। भारत में आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद के आदर्श को अप्रासंगिक बनाया, डिस्कस करेंगे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण में नियम और प्रक्रिया को उदार बनाना, निजीकरण में सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र को सौंपना, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। DS नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद के केंद्र में समानता को रखा है, न कि संपत्ति के समाजीकरण। संपत्ति का समाजीकरण न भी हो तब भी समाज समानता के रूप में कायम रहेगा। आज भी भारत में समावेशी विकास को मान्यता प्राप्त है तथा वंचित वर्गों के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है। अतः भारत में समाजवादी कार्यक्रम आज भी जारी है। अब हम प्रस्तावना के तीसरे शब्द पर आते हैं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष बहुत चर्चा का विषय रहता है, जिसकी इंग्लिश है सेक्युलरिज्म। और आइए अब हम जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष का वास्तविक अर्थ क्या होता है। आज लोगों को यह बताया जाता है कि किसी व्यक्ति का पंथ निरपेक्ष हो। जी नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द वह राज्य के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। तो पंथ निरपेक्ष मतलब होता है राजकीय धर्म नहीं राज्य का, अर्थात राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता। वह कुंभ मेले के लिए भी खर्च करेगा, वह हज यात्रा के लिए भी खर्च करेगा, वह शुक्रवार की जुम्मे की नमाज में भी सुरक्षा व्यवस्था देगा, वह हनुमान चालीसा में भी सुरक्षा व्यवस्था देगा। धार्मिक स्वतंत्रता, ये कितनी बड़ी बात है हमारे भारतीय संविधान में। धार्मिक स्वतंत्रता जैसी बातों पर हमें बल दिया है, धन्यवाद करते हैं हम उन संविधान निर्माताओं का। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं,
हमारे यहाँ अगर सिख का गुरुद्वारा चल रहा है तो वहां भी हमें सुरक्षा देने का या राज्य का कर्तव्य है और देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां, अब तीन बातें, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म को मानने और आचरण करने का अधिकार है। हमारे यहाँ कथाएं होती हैं, उनके यहाँ ईदगाह में उनके यहाँ कव्वाली होती है, जो भी होता है तो राज्य के द्वारा निर्धारित होता है। भारत किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष है? आइए, हमारे राजनेताओं ने हमको भ्रमित किया कि पंथ निरपेक्षता क्या है, कैसे। आइए अब हम देखते हैं कि भारत किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष है। संवैधानिक तौर पर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। पहला, भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करती है। नंबर 3, भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव को मनाही करता है। ठीक है, आगे, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत को पूरी तरह पंथ निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। देखिए, दो बातें होती हैं, एक होती है वास्तविकता, एक होती है आभासिकता। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि वर्चुअल एंड एक्चुअल। तो वर्चुअल तो हमने लिखित में जो है हम उसे मानते नहीं है। यहाँ पे कोई भारतीय राजनीति में व्यवहार में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे अनेक रूपों में देखा जा सकता है। आइए देखते हैं भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है। चुनाव में धर्म की भूमिका क्या है भाई? चुनाव में जो धर्म होता है वह उम्मीदवारों का चयन, धार्मिक मुद्दा, मतदान व्यवहार। उम्मीदवारों के चयन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहाँ से 90% हिंदू हैं वहाँ मुस्लिम पक्ष को जो है वो वोट का वो नहीं दिया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा। जिताने की कोई भी पार्टी करेगी भाई सत्ता में आने के लिए। चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे भी उठाए जाएंगे, सबरीमाला का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, ये सब उठाए जाएंगे। कृष्ण मथुरा जन्मभूमि का मुद्दा, फिर आपके ये काशी का मुद्दा है ना, तो ये उठाए जाएंगे। यूसीसी का मुद्दा। भारत में जनता का मतदान व्यवहार भी काफी हद तक धर्म और जाति जैसे कारकों में प्रभावित होता है। हमने हाल का यूपी का चुनाव देखा, मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि 80-20 का चुनाव है। जनसंख्या का मानचित्र आप देखेंगे ना, उसके आधार पर हमारी राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं। चुनाव के बाद जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है, आगे हम मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है, राजनीतिक पदों का जब वितरण होता है, तो व्यवहार में उसमें भी धर्म और जाति जैसे कारकों की भूमिका होती है। भारत में व्यवहार कुछ सीमा तक सरकार की नीतियां भी धर्म से प्रभावित होती हैं। जैसे संसद ने राम मंदिर के कोर्ट ने फैसला दिया और संसद राम मंदिर का मुद्दा इसलिए जोर शोर से उठाएगी और उसको दिखाएगी कि हम कर रहे, क्यों? क्योंकि भारत बहुसंख्यक समाज हिंदू है। या केरल में अगर चुनाव होंगे तो वहाँ या कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो वहाँ पे अल्पसंख्यक का मुद्दा उठेगा, जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी। तो ये राजनीति है। आगे, भारत में कुछ राजनीतिक दल भी धर्म के आधार पर गठित होते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा। भारत में धर्म पर आधारित अनेक दबाव समूह हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह यानी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, प्रेशर ग्रुप। अब मैं इनका भी नाम नहीं लूंगा। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर। आइए, बहुत छोटा सा टॉपिक है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर। धर्म शब्द ध्री से निकला है, अर्थात धारण करने योग्य। धारण करने योग्य वह
जो अपनाने योग्य है, कर्तव्य। सेकुलर जो है वो रिलीजन से तटस्थता रखता है लेकिन है नहीं, ध्यान रखिएगा, सेकुलर शब्द रिलीजन से तटस्थता रखता है लेकिन है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का वाक्य भी है, यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है। जॉर्ज जैकब होलियोक 1851 में सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया, यानी पंथ निरपेक्ष को परिभाषित किया। लैटिन भाषा के रेलिगेयर से निकला है जिसका अर्थ है जोड़ना, इंग्लिश में टू कनेक्ट। मनुष्य को यानी ईश्वर से जोड़ना या इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ना। ईश्वर ग्रंथ का सहारा लेते हैं। सिद्धांतों व आचरणों का वह समूह जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है वह धर्म है। जैसे पिता पुत्र का पालन करता है क्योंकि वह ईश्वर से डरता है, वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। आगे हम एक पैराग्राफ में समझेंगे। भारत में सेक्युलर का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष दोनों रूपों में किया जाता है। सेक्युलर का अर्थ है रिलीजन से तटस्थता, सेक्युलर का अर्थ है राज्य की नीतियां रिलीजन से तटस्थ हों। और रिलीजन शब्द रेलिगियर लैटिन भाषा शब्द से निकला है जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात रिलीजन मनुष्य और ईश्वर अलौकिक को पारलौकिक से जोड़ने वाली विचारधारा या ईश्वर उससे संबंधित ग्रंथ और उपासना पद्धतियां आदि से मिलकर रिलीजन्स बनाता है। इस प्रकार सेकुलर का अर्थ है राज्य की नीतियों में इन तत्वों का हस्तक्षेप ना होना। भारत में रिलीजन और धर्म को समानार्थी मान लिया गया है लेकिन वे अलग हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्री धातु से हुई है। ध्री का अर्थ है धारण करना या धारण करने योग्य, अर्थात वह जो अपनाने योग्य है या करणीय है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धर्म भारत में कर्तव्य का वाचक रहा है। यदि धर्म को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाए तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होगा अपने कर्तव्य से तटस्थ हो जाना, जो उचित नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां पुत्र पिता के लिए कुछ कर्तव्य करता है तो कहता है कि मैं पुत्र धर्म निभा रहा हूं। गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ करता है तो कहता है कि मैं शिक्षक का धर्म निभा रहा हूं। शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ करता है तो कहता है मैं शिष्य का धर्म निभा रहा हूं। भक्त भगवान के लिए करता है वो भक्त का धर्म। मतलब धर्म शब्द जो है वह निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। भारतीय दृष्टिकोण से रिलीजन शब्द पंथ के अधिक निकट है। पंथ से तात्पर्य है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जिसमें उससे संबंधित ग्रंथ उपासना पद्धतियां शामिल हैं। अतः भारतीय संबंध में उपयुक्त शब्द तो पंथ निरपेक्ष ही है। हम तीसरे शब्द पर आते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जनता, क्रेशिया अर्थात शासन। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। यूनानी विद्वान क्लियान ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र भारत और ब्रिटेन में है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अमेरिका में है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के छोटे छोटे राज्यों में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के बजाय स्वयं शासन का संचालन करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन का संचालन नहीं करती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है तथा जनता के प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, अतः इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। अब संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कुछ अंतर देखते हैं। जो संसदीय लोकतंत्र होता है इसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं है। संसदीय लोकतंत्र का कार्यकाल कोई नियत नहीं है, बहुमत मिला तो जीत, नहीं मिला तो सरकार गिर गई। लेकिन अध्यक्षात्मक का 4 साल जो भी कहा जाता है उस पर निश्चित रहता है। अवगुण क्या है? राजनीतिक अस्थायित्व रहता है। इसमें अवगुण क्या है? तानाशाही की प्रवृत्ति समय समय पर देखी जाती है, जैसे अमेरिका में देखी जा सकती है।
योग्य मंत्रिमंडल या परिषद का अभाव होता है और यहाँ विधायिका कार्यपालिका में सामंजस्य का अभाव होता है। संसदीय लोकतंत्र का गुण क्या है? यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है जिसके कारण तानाशाही से रक्षा होती है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है और अध्यक्षात्मक के गुण है कि राजनीतिक अस्थायित्व होता है, राजनीतिक स्थिरता रहती है, योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। ठीक है, अब छोटी सी चर्चा यहाँ पे और करेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। तो जो कार्यपालिका है वह कानून को लागू करती है। अब लागू करती है तो वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है राजनीतिक, एक होती है प्रशासनिक। प्रशासनिक जो होती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो राजनीतिक होती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होता है और अस्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। कुछ अपवाद, जैसे 1990 के दशक में संसदीय प्रणाली को छोड़कर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेने की मांग बहुत तेजी से उठी, जिसके पीछे मुख्य कारण राजनीतिक अस्थायित्व था। 1989 के चुनाव के पश्चात भारत के गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। इस काल में चुनाव में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था और अनेक दल मिलकर सरकार बनाते थे। ऐसी स्थिति में समय समय पर सरकार गिर जाती थी। कई बार मध्यावधि चुनाव भी करवाने पड़ते थे जिसके अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता था। इसके समाधान के रूप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मांग की गई। वर्तमान समय में कुछ व्यक्ति अध्यक्षात्मक शासन का समर्थन करते हैं क्योंकि उसमें योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है जिससे देश का तीव्र गति से विकास होता है। भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अध्यक्षात्मक प्रणाली के बजाय संसदीय प्रणाली ही अधिक उपयुक्त है। भारत जैसे देश में जहां व्यापक पैमाने पर अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि पाया जाता है तथा जनता का मतदान व्यवहार धर्म, जाति, क्षेत्र जैसे कारकों से निर्धारित होता है, यह आशंका सदैव बनी रहेगी कि कोई कट्टर व्यक्ति भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को हटाना कठिन हो जाएगा और वह देश के लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है, अतः संसदीय लोकतंत्र को हटाने में संवैधानिक अड़चनें हैं। मूल ढांचा संविधान में नहीं है, न्यायालय की देन है। केशवानंद भारती केस 1973 की में संसदीय लोकतंत्र को संशोधन से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर अंकुश लगाया है न्यायपालिका ने। गणराज्य, अब हम प्रस्तावना की गणराज्य शब्द पर चर्चा करेंगे। गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, पीएम शासन का प्रमुख होता है। जनता के शासन में लोकतंत्र ब्रिटेन और भारत में है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, भारत में गणराज्य, क्योंकि वहां पे सम्राट है। वहां पे ब्रिटेन में एक कहावत है, सम्राट कोई गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे कोई उतने अधिकार है नहीं, लेकिन राजतंत्र है ब्रिटेन में। उद्देश्य अब न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के 5 रूप बताए गए हैं। विचार, चिंतन करना, मनन करना, आंतरिक या मानसिक। अभिव्यक्ति, विचार को प्रकट करना, बाह्य करना। विश्वास, स्वेच्छा से किसी विचारधारा को स्वीकार करना, किसी विचारधारा में विश्वास करना। धर्म, किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की सैद्धांतिक स्वतंत्रता। उपासना, रिलीजन की उपासना पद्धति का पालन करना, इसका स्वरूप व्यवहारिक है। समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता, इसका अर्थ है समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि से निर्धारित नहीं होगा। व्यक्तियों के जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को हीन या श्रेष्ठ नहीं समझा जाएगा और सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। अवसर की समानता, इसका अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के असमान अवसर प्राप्त होंगे। व्यक्ति की गरिमा, इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अर्थात एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जिसका अर्थ है भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद
और अखंडता की चुनौती, आंतरिक युद्ध, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, आतंकवाद, युद्ध या बाह्य आक्रमण। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी, बंधुता। बंधुता का अर्थ है भारत देश का निवासी होने के कारण हम सभी को बंधु भाव भाईचारे से रहना चाहिए। छोटे स्तर बंधुता, व्यक्ति के स्तर पर व्यवहारिक स्तर पर, बड़ा स्तर एकता, समुदाय के स्तर पर सिद्धांत या सोच। अब प्रस्तावना की थोड़ी सी आलोचना करेंगे। प्रस्तावना की आलोचना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना नॉन इन्फोर्सेबल है, अप्रवर्तनीय है, जिसके कारण आलोचकों ने प्रस्तावना की तुलना दंत विहीन व्याघ्र से की है, अर्थात दांत तो है लेकिन वह हमला नहीं कर सकता। अप्रवर्तनीय का अर्थ है प्रस्तावना केवल एक निर्देश के रूप में है और इसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मदन गोपाल केस में उद्देशिका को अप्रवर्तनीय घोषित किया था। प्रवर्तनीय वाद योग्य, न्याय योग्य, अप्रवर्तनीय अवाद योग्य, गैर न्याय योग्य। आलोचकों के अनुसार भारत के संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली, जबकि प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की। अतः भारत के संविधान निर्माताओं ने कोई मौलिक कार्य नहीं किया। प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, जिसके कारण आलोचक यह कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता का अभाव है। प्रस्तावना का महत्व, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में सूचना देती है, उसी प्रकार प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है तथा प्रस्तावना हमें भविष्य की भारत की रूपरेखा प्रदान करती है। प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारत में सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट व्यक्ति प्राप्त नहीं होती, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है तथा प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान की व्याख्या की जाएगी। यदि कहीं भी संविधान में अस्पष्टता पाई जाती है तो उसे प्रस्तावना की सहायता से दूर किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान के निर्वचन व्याख्या में सहायता करती है। अर्नेस्ट बार्कर ब्रिटिश दार्शनिक ने भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। बार्कर के अनुसार उनकी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे सारे आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं और जो व्यक्ति उनकी पुस्तक को ठीक से समझना चाहता है उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, अर्थात प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदि का वर्णन है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान महत्वहीन हो जाएगा। प्रस्तावना के आदर्श ही संविधान को उपयोगी और जीवंत बनाते हैं। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को झलक मिलती है। ननी पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। विश्व के कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाती है, अतः प्रस्तावना को संशोधित करना उचित नहीं होगा। भारत में बेरुवाड़ी विवाद 1960 में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने इसी मत का समर्थन किया तथा प्रस्तावना को असंशोधनीय बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्टस्य गलती ना भवति। लेकिन केशवानंद भारती के 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत परिवर्तित कर लिया और यह निर्धारित कर लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता। LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस में भी केशवानंद केस के निर्णय को सही ठहराया गया, अतः वर्तमान में यही निर्णय लागू है। न्यायालय का मत सही प्रतीत होता है, क्योंकि यदि प्रस्तावना को संशोधनीय न माना जाए तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। फिर लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है जब प्रस्तावना अप्रासंगिक हो जाए तथा प्रस्तावना और संवैधानिक में विरोधाभास उत्पन्न हो जाए।
अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संकल्पना में 3 चीजें जोड़ी गई, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, और 4 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। और गणराज्य का विशेषण मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात गुलामी से मुक्ति, समाजवादी अर्थात असमानता से मुक्ति, पंथ निरपेक्षवादी अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता से मुक्ति, लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात तानाशाही से मुक्ति। इस तरीके से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को केवल 45 मिनट में अपने मुख से मौखिक रूप से आपको कहा। आप चलते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझना चाहेंगे तो बहुत ही सरल शब्दों में हमने इसे आपके सामने प्रदर्शित किया है। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको समझ आई या नहीं, और आगे हमको प्रोत्साहित करें ताकि हम इसी तरह से फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी और न्यायपालिका जैसे कई मुद्दों को कम समय में अधिक जानकारी दे करके आपके सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यह चैनल सपना हमारा, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।